हेलो एंड गुड इवनिंग। आज से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। वो है हमारा, जैसा कि सामने दिख रहा होगा, ये डायलिसिस मशीन है और ये है हमारा डायलाइजर। दिस वन इज़ डायलाइजर। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे डायलिसिस का सेशन, और आज से जितने भी वीडियो हैं वो डायलिसिस के ऊपर ही बनेंगे। और जो पहला वीडियो है आज का हमारा, वो हमारा बनेगा डायलाइजर के ऊपर, जो कि बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है हीमोडायलिसिस का। तो आज से स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। डायलाइजर होता क्या है, पहले ये देखते हैं कि डायलाइजर क्या होता है और हीमोडायलिसिस में कैसे काम आता है। देखो, डायलिसिस की अगर हम बात कर लें तो डायलिसिस को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है HD और एक होता है PD। फिर PD के भी और भी पार्ट होते हैं। अगर हम HD की बात करें तो हीमोडायलिसिस होता है, और PD की बात करें तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जिसमें हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और डायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस में हमारे पास कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है, इसीलिए हम लोग एक डायलाइजर का यूज करेंगे। और डायलाइजर क्या होगा, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, तो उसका यूज करके हम लोग डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस क्यों की जाती है, वो जो किडनी पेशेंट होते हैं और जिनकी किडनी काम नहीं करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में बनते हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर पाती है, तो उनका काम हमारा डायलाइजर करेगा आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ डायलिसिस मशीन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि डायलाइजर का काम क्या होता है हीमोडायलिसिस के समय में। तो पहला इसमें है कि इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। क्यों इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, इसको हम जानेंगे। आर्टिफिशियल किडनी है, इट इज़ नॉट अ मेन किडनी। मेन जैसे किडनी की बात करें तो किडनी के कुछ अपने बॉडी में वर्क होते हैं, फंक्शन होता है। जैसा कि किडनी क्या करता है, अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो किडनी में होता है एक्सक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है और सिंथेसिस करता है। 3 मेजर फंक्शन की बात करते हैं अगर तो। अदरवाइज इसके और भी फंक्शन हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, और भी बहुत सारे हैं, विटामिन डी एक्टिवेशन, ये सब करके किडनी के अपने फंक्शन है। बट उनमें से उनका जो मेन फंक्शन होता है किडनी का, वो है एक्सक्रीशन। इसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे और हार्म करेंगे सेल्स को। तो इससे अब ये अगर किडनी फेल हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिटीरिएट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जिनके कारण अब क्या होगा, हमको एक सपोर्टिव मेथड देना होगा। तो सपोर्टिव मेथड जो हम बाहर से देते हैं किडनी फेल वाले पेशेंट को, वो हम सपोर्टिव मेथड देते हैं हीमोडायलिसिस के थ्रू। कोई भी डायलिसिस के थ्रू दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो है हीमोडायलिसिस की बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी। ये सब काम तो नहीं करेगा किडनी का, बट एक काम जरूर करेगा, और वो हो जाएगा क्या, एक्सक्रीशन। ये काम हमारा जरूर करेगा। उसके बाद क्या होता है डायलाइजर, इसको हम डेफिनेशन में अगर देख ले तो इट इज़ अ बॉक्स और ट्यूब। एक बॉक्स और एक ट्यूब की तरह होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, 2 पार्ट्स कम्युनिकेट विद द ब्लड कंपार्टमेंट एंड 2 पार्ट कम्युनिकेट विद द डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे हम 2 कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2 कंपार्टमेंट में क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ब्लड कंपार्टमेंट और दूसरा हो जाएगा डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, एक कंपार्टमेंट हम इधर मान लेते हैं, एक कंपार्टमेंट इधर मान लेते हैं। इधर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लड कंपार्टमेंट है, और इधर हमारे पास क्या है, डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट है। और इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका फुल नेम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसको समझना होगा, केवल समझने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है वो BC क्या है, वो है ब्लड कंपार्टमेंट, और DSC क्या है, डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। और इन दोनों को जो सेपरेट करेगा दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इन्हीं के बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट किस चीज़ का होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे ब्लड में होंगे, क्योंकि डायलिसिस सॉल्यूशन में हमारे तो प्रोडक्ट होंगे नहीं ऐसे कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट, तो ब्लड में जो प्रोडक्ट होंगे वो हायर कंसंट्रेशन में होंगे एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस सॉल्यूशन कंसनट्रेट। तो यहाँ से ये कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, और जो इसमें होंगे वो इधर से इधर आएंगे, उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है,
देखो डायलिजर है क्या, इट इज़ अ प्लेस, एक जगह है जहाँ पर ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन सर्किट मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे दो कम्युनिकेशन है, दो कम्युनिकेशन सॉल्यूशन का है, एक ब्लड का है, एक डायलिसिस सॉल्यूशन का है, दोनों आकर के जहाँ मिलेंगे और जहाँ पर मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, किन के बीच होगा, ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट के बीच में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं डायलिजर। वो एक प्लेस है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे देखो अब ये मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे होता है हमारा एक डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस आर द टू मेन प्रिंसिपल ऑफ द हीमोडायलिसिस, जो कि ये दोनों के दोनों प्रोसेस कहाँ पे होंगे, डायलिजर के अंदर होंगे। तो ये दो प्रोसेस है हमारा, ये कैसे होगा डिपेंड करेगा कि डायलिजर किसकी एफिशिएंसी क्या है और मॉलिक्यूलर का साइज क्या है, उसके डिपेंड पे ये ट्रांसफ़र होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। ये है हमारा डायलिजर के थोड़े से, और उसके बाद हम और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानेंगे, जानना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाली फिगर की बात करते हैं पहले, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो ये डर्टी ब्लड है। डर्टी ब्लड मतलब क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, यानी कि जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, जो पेशेंट की बॉडी में होंगे, वो इस ट्यूबिंग के थ्रू आ जाएंगे डायलिजर में। ये हमारा डायलिजर है। तो डायलिजर में आने के बाद ये चले जाएंगे नीचे की तरफ, ऐसे मूव करेंगे, और यहाँ पे दो कंपार्टमेंट है जिसमें शेयरिंग होगी, जिसमें क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे ये डायलासेट है। ये डायलासेट जो है ये हम बनाना पड़ता है, ये हमको डायलिसिस सॉल्यूशन कंसनट्रेट को बनाना पड़ता है और उसके बाद इसको प्लग इन करना पड़ता है डायलिजर में, जो कि मशीन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। ये डायलिसेट क्या करेगा, इंटर करेगा इधर से, और इधर से ऐसे होकर के यहाँ से आउट होगा। तो इसका इनलेट इधर से है और आउटलेट ऊपर से है। ब्लड यहाँ से इंटर किया और यहाँ से निकल जाएगा, ये वाले पाथवे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्लड ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ब्लड ऐसे आ रहा है और हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन जो है ऐसे जा रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, दोनों के दोनों जो फ्लूइड हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हुए। इन्हीं डायरेक्शन को या इन्हीं डायरेक्शनल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म, ठीक है, यही काउंटर करेंट फ्लो है हमारा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब तक मेंटेन रहेगा तब तक हमारा डिफ्यूज़न अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा और डायलिसिस अच्छे से होगी। इतना समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इस फ्लो को क्या करते हैं, सीधा रख दें, इसको भी और इसको भी सेम डायरेक्शन में रख दें, तो क्या होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का फ्लो होगा, ये होगा को करेंट। कैसे होगा, को करेंट। बट इसमें क्या होगी, डायलिसिस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डायलिसिस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट निकल रहे थे अब रिड्यूस हो जाएंगे, अब डायलिसिस उतनी अच्छी नहीं होगी जो काउंटर करंट से होती है। सेम काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे किडनी में भी होता है, लूप ऑफ एनल्स, अगर एग्जांपल दे तो लूप ऑफ एनल्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, इसको भी देख लेते हैं कि डायलिजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ से ब्लड इनलेट कर रहा है जैसा कि यहाँ भी था, उसके बाद यहाँ पे सीट्स दिख रही होगी, दिस इज़ कॉल्ड हेडर, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, दिस इज़ हेडर। उसके बाद अंदर अगर इंटरनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूब सीट होगी। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आउटलेट था जैसा कि ये वाला था, सेम यहाँ पर भी है, और सॉल्यूशन इनलेट यहाँ से है। कौन सा सॉल्यूशन जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन कंसंट्रेट। उसके बाद यहाँ पे फाइबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिजर को, जो हम डायलिजर ये देख रहे हैं ये है हॉलो फाइबर टाइप्स ऑफ डायलिजर। अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डायलिजर कितने होते हैं, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मोस्ट वाइडली यूज्ड डायलिजर है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैकेट है।
जैकेटिंग की गई है, ये जो लेयर है उसकी कोटिंग ये आउटर मोस्ट हार्ड लेयरिंग है, और यहाँ पे बने हुए हैं सारे के सारे फाइबर्स। तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं, वो उनके अंदर होती हैं जिनमें ब्लड हमारा जाता है और उनके बीच में सेपरेशन होता है। ये स्ट्रक्चर के बारे में है। आगे देखते हैं क्या है आइडियल डायलिजर। व्हाट इज़ एन आइडियल डायलिजर? एक डायलिजर, हम अगर कोई भी डायलिजर यूज करने जा रहे हैं डायलिसिस के समय में किसी भी पेशेंट के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस डायलिजर की खास बात क्या है और उसमें ऐसा क्या है जो पेशेंट को रिलीफ देगा और जो डायलिसिस की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगा। तो कौन सा डायलिजर हम चूज़ करें? तो क्या क्या है इनमें कुछ इंडिकेशन है कि आइडियल डायलिजर हमारा कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हाई क्लियरेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन्स। तो हमारा डायलिजर ऐसा हो जो क्लियरेंस उसका हाई हो और छोटे मॉलिक्यूल्स हों या फिर मीडियम साइज मॉलिक्यूलर वेट हो, वो सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता रखता हो, सभी को रिमूव कर भी सके। दूसरा है इसमें एडिक्वेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि वो डायलिजर ऐसा हो जिसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अच्छा हो। एडिक्वेट हो मतलब पर्याप्त हो, ये नहीं कि लगाएं और लगाने के बाद जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है अच्छा नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो बॉडी से हम एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये रीयूजेबल होना चाहिए। एक डायलिजर लिए, अगर हम उसको एक टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, उस पर से पेशेंट पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और ये बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है, एक डायलिजर का एक आइडियल डायलिजर ऐसा हो जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकें। तो रीयूज़ डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट। कुछ यूनिट्स हैं जो कि 4 बार, कुछ ये है 6 बार, कुछ है 8 बार, कुछ 10 बार भी यूज करती हैं, बार बार रीयूज करती हैं। डायलिजर को एक बार पेशेंट पे लगाया, उसको फिर वापस करके उसको वॉश करके और फिर उस पेशेंट को लगाना, उसको हम लोग बोलते हैं रीयूज़ करना। और रीयूज़ डिपेंड करेगा यूनिट टू यूनिट कौन कैसा कर रहा है, और डायलिजर के परफॉर्मेंस पे भी कि डायलिजर का किस टाइप का परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गया तो दोबारा उसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद हो, जो भी डायलिजर हम यूज कर रहे हैं उस पर हमको रिलायबल हो। पांचवा क्या है, नेग्लिजिबल लॉसेस ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। एक डायलिजर ऐसा हो जिसमें मिनिमम या नेग्लिजिबल प्रोटीन लॉस हो। ज़्यादा प्रोटीन लॉस नहीं होना चाहिए बॉडी से, क्योंकि पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में वैसे भी प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन की अगर हम बात कर लें, अगर एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो लॉस होगा तो वहाँ पे जो एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्टार्लिंग फोर्सेस लगेंगे और उसके बाद हमारा एडिमेटिक पेशेंट हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या है, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन नेग्लिजिबल लॉस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए या मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद 6 है कि नॉन टॉक्सिक कंपोजिशन। जो भी डायलिजर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। जो उसकी कोटिंग की गई है या फिर जिस चीज़ से वो स्टेरिलाइज्ड है उसमें कोई भी नॉन टॉक्सिक कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, टोटली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कॉस्ट उसका लो होना चाहिए। 7वें नंबर पे कॉस्ट जो है उसका लो होना चाहिए। अगर लो कॉस्ट होगा तो सभी के लिए अफोर्डेबल होगा, क्योंकि किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या फिर वो रिच फैमिली से हो सकते हैं या पुअर फैमिली से हो सकते हैं। बट अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक डायलिजर के कॉस्ट को, तो वो फिर डायलिसिस कैसे करे। इसके लिए लो कॉस्ट ज़रूरी है। मिनिमल ब्लड लॉस। अब एक डायलिजर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कि कैसा हो, वो मिनिमम ब्लड लॉस करे। अगर एक डायलिजर है जो कि बार बार लीक कर रहा है, लीकिंग स्टार्ट हो रही है, ब्लड लीकेज ज़्यादा है, तो ब्लड लीकेज में ब्लड लॉस होगा, पेशेंट का नुकसान होगा। तो एक डायलिजर में ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कम से कम ब्लड लॉस वाला डायलिजर होना चाहिए। ये हमारा आइडियल डायलिजर के बारे में था। उसके बाद देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं यहाँ पे। अगर हम मेजॉरिटी बात करें पूरे ओवरऑल तो 3 टाइप्स ऑफ डायलिजर इज़ अवेलेबल, बट उनमें से आजकल जो यूज करने वाला है वो है हॉलो फाइबर डायलिजर। तो पहले जो यूज होता था वह है कॉइल डायलिजर और पैरेलल प्लेट डायलिजर, और अभी जो यूज हो रहा है मोस्ट वाइडली दैट इज़ हॉलो फाइबर डायलिजर, जिसको हम लोग कैपिलरी डायलिजर भी बोलते हैं। अब एक एक को हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कॉइल डायलिजर क्या होता है।
तो क्वाइल्ड डायलिजर कैसा होता है, देखो यहाँ पे सेलुलोज होता है, सेलुलोज बेस्ड डायलिजर है यहाँ पे, और क्वाइल्ड होता है, क्वाइलिंग की जाती है उसकी, जो भी सेलुलोज होंगे उनकी क्वाइलिंग की जाएगी और वो रैप किया जाएगा। जिसके अब कैसा होता है देखो, हम एक बार पढ़ देते हैं इसको। फ्लैटेंड सेलुलोज ट्यूबिंग रैप्ड एज ए क्वाइल एंड थ्रू विच द पेशेंट ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायलिसिस। यानी कि जो क्वाइलिंग होती है, जो ट्यूब शीट्स होता है उनमें क्वाइलिंग होती है, उनकी जो लेयरिंग बनाई जाती है उनमें से जो पेशेंट का ब्लड है वो गुजरेगा। अब क्या है, द ब्लड चैनल वाज लॉन्ग टू ऑब्टेन नीडेड सरफेस एरिया एंड रेसिस्टेंस इज हाई। अब क्या होगा कि उनमें जो चैनल्स हैं, जो ब्लड के चैनल्स हैं जिसमें से ब्लड को गुजरना है, जिसमें से ब्लड को पास आउट करना है पेशेंट बॉडी से, तो वो क्या होगा, वो एरिया उतना अच्छा सरफेस एरिया नहीं देगा जिसकी वजह से कि डायलिसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सके या और भी अच्छा डायलिसिस हो पाए। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया पे मैंने बताया था कि कोई भी डिफ्यूज़न हो या अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, तो वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर भी अगर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया अच्छी नहीं है तो वो अच्छा डायलिसिस नहीं होगा, और यानी कि जो हमारा प्रोसेस है डिफ्यूज़न और अल्ट्राफिल्ट्रेशन का वो अच्छा नहीं होगा, तो ओवरऑल डायलिसिस पे असर आएगा। नेक्स्ट है इसमें, अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाज अनप्रेडिक्टेबल। इसका क्या मतलब है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस किस पेशेंट को कितना अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये रिमूव कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी हम लोग नहीं पता कर सकते थे, क्योंकि अब इसका यूज नहीं है। ब्लड लीक देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंट है, बार बार ब्लड लीक ज़्यादा होता है, तो ये इस तरीके से ये अच्छा नहीं था, इसलिए अब इसका यूज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, पैरेलल प्लेट डायलिजर। पैरेलल प्लेट्स लगी होंगी, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे प्लेट्स लगी होंगी, पैरेलल में प्लेट्स लगी होंगी और उन्हीं के बीच में से क्या होगा, ब्लड पास करेगा। तो देयर इज अ शीट्स ऑफ मेम्ब्रेन आर प्लेस्ड बिटवीन सपोर्टिंग प्लेट्स। तो प्लेट्स रखी हैं उनके बीच में, अगर हम मान लेते हैं ऐसे ऐसे प्लेट्स रखी हैं और बीच बीच में मेम्ब्रेन है, फिर ये प्लेट्स है, फिर बीच में मेम्ब्रेन है, फिर ये प्लेट्स है, फिर बीच में ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं। तो मेम्ब्रेन्स जो होंगी तो उसके ऊपर होगा, जैसे कि ऊपर एक प्लेट हो गई, बीच में मेम्ब्रेन हो गया और फिर उसके नीचे एक प्लेट्स हो गई, फिर एक मेम्ब्रेन, फिर एक प्लेट्स। तो अल्टरनेट करके ये सीरियल में पैरेलली जो है वो प्लेस्ड होता है, सपोर्टेड होता है, वो प्लेट्स से होता है। रेसिस्टेंट टू ब्लड फ्लो इज लो। यहाँ पे रेसिस्टेंसी ब्लड फ्लो की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.25 से लेके 1.5 मीटर स्क्वायर, जो कि इतना अच्छा नहीं है कि एक एडल्ट बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि एक्सक्रीशन कराना है, डिफ्यूजन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कराना है, तो इतना अच्छा सरफेस एरिया नहीं मिलेगा कि वो बहुत अच्छे से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबल, यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वाइल डायलिसिस से थोड़ा सा एडवांस है, इसके जो एडवांटेजेस है थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन कंट्रोल भी हो पा रहा है और साथ ही साथ ये प्रेडिक्टेबल भी है। मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इतना रिमूव करेगा। दिस मे लीड टू द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एंडोटॉक्सिन फॉर्मेशन, देयरफॉर प्लेट्स आर नॉट ऑफन रीयूज्ड। अब क्या हो गया कि जो ये प्लेट यूज हुआ करता था उस समय क्या हो गया, ये देखा गया कि इस प्लेट्स में क्या हो रहा है कि बैक्टीरियल और एंडोटॉक्सिन्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर यही बैक्टीरियल, यही एंडोटॉक्सिन्स पेशेंट की बॉडी में चला गया तो क्या करेगा, हम पेशेंट की बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, उनमें इन्फेक्शन काज करेगा। तो इसलिए ये वाला प्लेट्स जो है अब उसको हटा दिया गया है। तो पैरेलल प्लेट भी जो है बहुत कम जगहों पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी थोड़ी बहुत जगह पे यूज होता है, बट ऑल ओवर द इंडिया इसको जो है उसको हटा दिया गया है, अब ज़्यादा इसका यूज नहीं है। और इसको अगर हम स्ट्रक्चर्स देख लेते तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है, दिस इज़ पैरेलल प्लेट, ये हमारा रेगुलर डायलिजर जो है कैपिलरी डायलिजर, जो कि पढ़ना है हमको, ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स। ये है हमारा पैरेलल प्लेट, इन्हीं के बीच में ये है डायलिसिस फ्लो, ऐसे जाएगा। तो पैरेलल प्लेट्स लगी हैं, बीच में मेम्ब्रेन है और फिर प्लेट्स हैं, तो उनके बीच में से ब्लड पास करेगा पैरेलल प्लेट डायलिजर के अंदर। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना हॉलो फाइबर डायलिजर, जिसके बारे में हमको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि बस यही है हॉलो फाइबर डायलिजर जो कि डायलिसिस में यूज होगा। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, आल्सो नोन एज कैपिलरी डायलिजर। तो इसका दूसरा है कैपिलरी डायलिजर। क्यों कैपिलरी डायलिजर है, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरी, अराउंड 15 to 20,000 कैपिलरीज जो है इसमें होती हैं। तो इतनी कैपिलरीज हैं, इसलिए इनको कैपिलरी डायलिजर भी बोलते हैं। और फाइबर्स हैं,
दैट इज़ अ फाइबर, तो हॉलो है। फाइबर्स कैसा है, अब देखो अगर हम बात करें तो ऐसे अगर एक एक कैपिलरी या एक फाइबर की बात करें तो एक है ऐसा, तो अंदर क्या है, पूरा हॉलो है, तो उसको हॉलो है तो हॉलो फाइबर डायलिजर उसको हम बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द ब्लड फ्लोज इनटू ए चैम्बर एट वन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। ब्लड कहाँ से एंटर करेगा, ऊपर से एंटर कर रहा था, अभी बताया था पिछले में, अभी पूरा हम डिटेल बताएंगे फिर से कि ब्लड कहाँ से फ्लो करेगा, ऊपर से आएगा, एक चैम्बर से एंटर करेगा और किस साइड से एंटर करेगा, दैट इज आर्टेरियल हेडर, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल हेडर। मैंने हेडर बताया, तो हेडर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टेरियल हेडर और दूसरा होता है वेनस हेडर। आर्टेरियल हेडर से ब्लड आएगा और वेनस हेडर से वो रिटर्न होगा पेशेंट की बॉडी में। तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा चैम्बर में इंटर करने के लिए कहाँ से इंटर करने वाला है, वो आर्टेरियल हेडर साइड से इंटर करेगा। फिर वहाँ से देखो क्या होता है, फ्रॉम देयर द ब्लड इंटर्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैपिलरीज टाइटली बाउंड इन बंडल्स। अब थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, ठीक है, ये बहुत सारी कैपिलरीज क्या होंगी, बंडल्स में बनी होंगी। अब इन्हीं के बीच में से जो है ब्लड जाने वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट, वंस थ्रू द कैपिलरीज द ब्लड कलेक्ट इन ए चैम्बर एट अनदर एंड या अदर एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, उसको हम लोग बोलेंगे वेनस हेडर। यानी कि अगर मान लो यहाँ से इंटर किया होगा तो ये होगा हमारा आर्टेरियल हेडर, और यहाँ से अगर रिलीज किया गया होगा, रिटर्न गया होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेनस हेडर। अभी हम समझा देते हैं इसको फिर से एक स्ट्रक्चर लेकर के, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। फिर देन द ब्लड रूटेड बैक टू द पेशेंट बॉडी, उसके बाद यहाँ से निकला और पेशेंट की बॉडी में चला गया वेनस ट्यूबिंग के द्वारा। अब हम एक बार जाते हैं अपने फिगर पे और उसके बाद हम देखते हैं कहाँ से ब्लड आएगा और कैसे जाएगा। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को एक बार हम देख लेते हैं। तो ब्लड इनलेट जैसा कि ये है, ये जो ब्लड वाला आ रहा है ये आएगा कहाँ से, पेशेंट की बॉडी से ब्लड आएगा, जो कि इम्प्योर ब्लड होगा, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, एक्सेस वाटर होंगे, यूरिया का मात्रा ज़्यादा होगा, क्रेटिनिन ज़्यादा होगा, सारे के सारे आएंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे। अब कहाँ से इंटर कर रहे हैं, दैट इज़ हेडर, ये हेडर, तो इसी हेडर को हम बोलते हैं आर्टेरियल हेडर, ए फॉर आर्टेरियल हेडर। यहाँ से इंटर करेगा, जहाँ से ब्लड इंटर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल हेडर साइड। तो यहाँ से ब्लड इंटर किया और ये सारी कैपिलरीज दिख रही हैं यहाँ पे, अगर इंटरनली देखेंगे सब कैपिलरीज हैं यहाँ पे, फाइबर्स और कैपिलरीज है। इसमें ब्लड आ गया, इसमें ब्लड आकर के कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट होने के बाद इसको निकलना भी तो है, तो निकलेगा कहाँ से, आउटलेट से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ब्लड, यहाँ से आउटलेट करेगा। तो इधर वाले साइड का जो हेडर है, ये वाला जो हेडर है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेनस हेडर। एक हो गया आर्टेरियल हेडर ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो गया वेनस हेडर। इसको पहचानने का यही तरीका है कि वो अगर ऊपर वाले की बात करेंगे तो रेड है और नीचे वाले की बात करेंगे तो वो ब्लू है। तो हम ऐसे पहचानते हैं, और अगर डायलिजर लेते हैं तो हाथ में जब डायलिजर लेंगे या फिर कभी देखेंगे तो आराम से पहचान लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आर्टेरियल और वेनस हेडर, और आर्टेरियल हेडर साइड से ही ब्लड को पास कराना होता है, वेनस वाले से नहीं, उल्टी डायलिसिस नहीं करनी होती है। उसके बाद ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हॉलो फाइबर डायलिजर ही जो है वो मेन है, जिसको हम कल से जो है इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन जो भी डायलिजर में आजकल यूज हो रही हैं या पहले भी जो हुआ करती थी उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको देखेंगे।